अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिचुएशन फर्स्ट यानी कि केस 1 नाम दे देते हैं और उसको पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम जो हमें गिवन है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन है जो कि फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट से फॉल होता है तो उसका जो u है यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 0 और जो वर्टिकल डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है वो दे रखा है h और यूनिफॉर्म वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। तो इसका सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए ये आपके पास में वर्टिकल हाइट है h यहां से यहां तक, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है फॉल हो रहा है। अब यहां जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है हमारे को वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में इस तरीके से ऊपर की तरफ गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम लोग समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, दैट मींस यहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। अब यहां पे ये हो गई हमारे पास में केस 1 ये सिचुएशन। दूसरा इन्होंने बोला है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दें और कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू है यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखें। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। तो दोबारा हम लोग वो की वो सिचुएशन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट क्या रहेगी हमारे पास में सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है। और यहां पे इन्होंने बोला है कि एक प्रोटॉन है यहां पे, इसको हम लोग नाम देंगे P, और ये प्रोटॉन क्या करेगा गिरेगा, ठीक है, नीचे की तरफ गिरेगा। पहले इलेक्ट्रॉन गिर रहा था इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन है सेकंड, यहां पे प्रोटॉन नीचे की तरफ गिर रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया दैट मींस यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए होंगे, हम ये मानेंगे। तो इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर है इसलिए हम लोगों ने प्रोटॉन्स नीचे बनाए हैं। दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है इसलिए हम लोगों ने जो प्लस है यानी कि पॉजिटिव चार्जेस है वो हम लोगों ने ऊपर की तरफ बनाए। अब यहां पे हमारा प्रोटॉन है और यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है नीचे की तरफ गिर रहे हैं, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। अब क्वेश्चन में पूछा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन के गिरने का टाइम प्रोटॉन के कंपैरिजन में बताना है कि इस पर्टिकुलर h हाइट से जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा और इस पर्टिकुलर h हाइट से, जो कि दोनों सेम है हाइट, प्रोटॉन जब नीचे गिरेगा तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में वो कितना है। क्लियर है। तो देखिए यहां पे हम लोग टाइम निकालने का जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों ने क्लास 11th में मोशन चैप्टर के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है। जब हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम दोनों चीजें होती है या कोई एक वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं जो कि होती है हमारे पास में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहां पे s का मतलब क्या है हाइट, जो कि दोनों ही सिचुएशन में सेम है और वो कितनी है h इक्वल टू u। हमारे पास में दोनों ही केसेस में इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 है, देखिए प्रोटॉन के लिए भी 0 है और इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 है, तो u हमारे पास में 0 हो गया तो t भी 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस यहां बचेगा हाफ a यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो, और t का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है यानी कि टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड को हम लोग अकेला करेंगे तो यहां से हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h अपॉन में a, वो भी रूट के अंदर। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया हमारे पास में क्या है 2h अपॉन a आया, करेक्ट। अब यहां पे h तो हमको क्वेश्चन में गिवन था, 2 तो कांस्टेंट है और a जो है वो एक्सेलरेशन है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन में या इस प्रोटॉन में दोनों में ही जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कितना होगा, तो वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। हम यहां पे क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे और इस प्रोटॉन पे दोनों पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। हम पहली सिचुएशन की बात करें तो पहली सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है यानी कि पॉजिटिव्स यहां पे नीचे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन सारे पॉजिटिव्स की वजह से। तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स आपके पास में क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q यानी कि जो चार्ज है वो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया वो उसके बराबर होगा।
ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू ई हो गया। अब यहां पे हमें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और पता है, F अपॉन m होता है। यहां पे F की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, Q इंटू ई लिखेंगे, अपॉन में m ऐसा कैसा लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला होगा ये दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि देखिए जो चार्ज है दोनों पर सेम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों पर सेम है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि डायरेक्शन अपोजिट हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम है, यानी कि जो F होगा फोर्स दोनों ही केसेस में सेम होगा, फर्स्ट में और सेकंड में। तो कुल मिलाकर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, क्यू ई अपॉन एम। तो हमारे पास में ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन में a, इस a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू ई बाय एम। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्यू ई बाय एम। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2h m अपॉन में क्यू ई। क्लियर। यहां पे देखिए जो 2 है वो कांस्टेंट है, h हाइट हमें गिवन है और दोनों ही केसेस में हाइट कांस्टेंट है यानी कि सेम है। q जो है चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए दोनों के लिए सेम होता है, तो ये भी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, दैट मींस यहां पे 2HQE ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग समरी क्या बोल सकते हैं कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट m के। ये हमारे पास में एक रिलेशन आया टाइम पीरियड का मास के रेस्पेक्ट में, m का मतलब यहां पे क्या है, मास। तो हम लोग एक तो यहां से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, हम लोग दोनों ही सिचुएशन में आंसर निकालेंगे। पहला तो हम लोग डायरेक्ट यहां से आंसर देखते हैं, दूसरा इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग यहां से आंसर निकालते हैं। हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मास के। तो इसका मतलब जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। दैट मींस हम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में दोनों में मास किसका कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास में कम होता है और प्रोटॉन का मास हमारे पास में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा गिरने में, और प्रोटॉन में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा गिरने के लिए। राइट। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन में हमारे पास में टाइम और मास का रिलेशन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम होगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा, स्मॉलर। राइट। तो हम डायरेक्टली एक तो यहां से आंसर बता सकते हैं, दूसरा हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। तो एक आंसर तुम लोगों ने डायरेक्टली यहां से बता दिया। दूसरा तरीका क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे, इक्वल टू कर सकते हैं हम रूट ऑफ एम के, एम ई लिखेंगे यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन के लिए अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। प्रोटॉन के लिए लिखेंगे टीपी इज इक्वल टू अंडर रूट एम पी, राइट, मास ऑफ प्रोटॉन। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें तो टीई अपॉन में टीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, एम ई अपॉन एम पी। अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास में क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। ठीक है। और अपॉन में जो प्रोटॉन का मास है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब यहाँ पे 9.1 को अगर आप 1.6 से डिवाइड करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा टीपी इज इक्वल टू, देखिए इसको डिवाइड करके रूट से डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं तो उसका आंसर आएगा हमारे पास में 2.38। ये 9.1 को 1.6 से डिवाइड करके रूट से बाहर निकालने पर इतना मिलेगा। अब उसके अलावा यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस 31 है, नीचे 10 की पावर माइनस 27 है, तो 10 की पावर माइनस 31 इंटू इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर प्लस 27 हो जाएगा। दोनों में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि माइनस 31 और प्लस 27, तो माइनस करने पर कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 4 बचेगा, वो भी अंडर रूट के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में अंडर रूट में कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 4। इसको रूट से अगर आप बाहर निकालोगे तो 10 की पावर कितना आएगा, माइनस 2। 10 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या हमारे पास में अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2.38 अपॉन में 10 की पावर प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 100 लिख सकते हैं। मतलब इस टर्म को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको टाइम पीरियड पूछा है इलेक्ट्रॉन का, तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2.38 है, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.02, राइट, इंटू ये टीपी इधर आ जाएगा,
ठीक है। अब यहां पे देखिए जो हमारे को रिलेशन मिला वो क्या मिला कि टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 0.02 इंटू टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, सॉरी है ना, ये प्रोटॉन है। तो जितना भी प्रोटॉन का टाइम पीरियड आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 0.02 का। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 0.02 जो है वो नंबर जो है काफी छोटा है, और उस नंबर में अगर आप टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन का मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो और भी बहुत छोटा मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान लगानी है। मतलब इस रिलेशन से भी अगर आप आंसर निकालना चाहो तो वो कैसे निकालोगे, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब इस वाले नंबर का जो कि बहुत छोटा है, इस नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन में करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो और भी छोटा मिलेगा। यानी कि जो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये बहुत छोटा आएगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, राइट। इससे भी हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहां से भी क्या रिजल्ट निकाला, जो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कम मतलब कि स्मॉलर। तो एक तो हम लोगों ने इस सिचुएशन से टाइम पीरियड डायरेक्ट निकाल लिया था, और एक हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास में अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, बट आंसर छोटा कहां से बनेगा, यहीं से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का वो कम होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का कम है, राइट। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्मॉलर। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।